अगर पैसे छाप कर गरीबी खत्म होती तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होता। जानिए कुछ ऐसे सच जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। सोचिए, भारत सरकार अपनी मशीन में जितना चाहे उतना पैसा छाप कर गरीबों के अकाउंट में एक एक लाख रुपए डाल दे, तो क्या गरीबी रातों रात खत्म हो जाएगी? हर कोई खुशहाल होगा? ये सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा। क्या ये इतना आसान है? इस वीडियो में मैं आपको वो चौंकाने वाली सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। वो राज जो स्कूल की किताबों में भी नहीं लिखा होता, जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पैसे छापने का सिस्टम कैसे काम करता है? क्या सरकार जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है? जब आपके पास पैसे नहीं होते होंगे या आपको पैसे की जरूरत होती होगी, तो आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि काश मेरे पास एक पैसे छापने वाली मशीन होती, तो पूरी टेंशन ही खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा तो वो लोग भी नहीं कर सकते जिनके पास पैसे छापने वाली मशीन है। यानी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें भी कई नियमों को ध्यान में रखते हुए नोटों की छपाई करनी होती है, जिसके बाद बाजार में नोट आते हैं। ऐसे में जानते हैं कि पैसे किस आधार पर छापे जाते हैं और इंडिया में पैसों का सिस्टम कैसे काम करता है, और क्या सरकार जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है? भारत में पैसा छापने का फैसला कौन करता है? देश में किस साल में कितने नोट छापे जाएंगे, इसका आखिरी फैसला एक तरह से भारत सरकार करती है। हालांकि भारत सरकार सीनियर इकोनॉमिस्ट से राय लेती है और इस इजाजत लेने के काम को दो आसान हिस्सों में पूरा किया जाता है। पहले हिस्से में आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को नोट छापने की दरख्वास्त दी जाती है। इसके बाद भारत सरकार आरबीआई के सीनियर इकोनॉमिस्ट के बोर्ड से बात करती है। इसके बाद आरबीआई को नोट छापने की इजाजत दे दी जाती है। इस तरह नोट छापने की इजाजत के लिए सरकार, बोर्ड और आरबीआई मिलकर काम करती है। दोस्तों, साथ ही मैं आपको ये जानकारी भी देता चलूं कि सिक्के और नोट को छापने में कितना खर्च आता है। टाइम्स नाउ भारत की 11 सितंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में आरबीआई को 10 के 1000 नोट को छापने के लिए आरबीआई को 960 रुपए खर्च करने पड़े। यानी एक 10 के नोट को छापने के लिए आरबीआई को 96 पैसे खर्च करने पड़े। आरबीआई ने 20 के 1000 नोट छापने के लिए 950 रुपए खर्च किए। इस तरह आरबीआई को एक 20 का नोट छापने में 95 पैसे का खर्च आया। आरबीआई को 50 का 1000 नोट छापने में 1130 रुपए खर्च करने पड़े। यानी एक 50 के नोट को छापने में 1 रुपए 13 पैसे खर्च करने पड़े। 100 के 1000 नोट छापने में आरबीआई को 1770 रुपए खर्च करने पड़े। यानी एक 100 का नोट छापने में आरबीआई को 1 रुपए 77 पैसे खर्च करने पड़े। 200 रुपए का 1000 नोट छापने में 2370 रुपए खर्च करने पड़े। यानी एक 200 का नोट छापने में 2 रुपए 37 पैसे खर्च करने पड़े। 500 रुपए का 1000 नोट छापने में 2290 रुपए खर्च करने पड़े। यानी एक 500 रुपए का नोट को छापने में 2 रुपए 39 पैसे खर्च करने पड़े। इसको आप एबीपी न्यूज के हवाले से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्कों की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1 रुपए को बनाने में उसकी कीमत से ज्यादा खर्च आता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2018 में बताया था कि 1 रुपए को बनाने में 1 रुपए और 11 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। 2 रुपए का सिक्का 1 रुपए 28 पैसे, 5 रुपए का सिक्का 3 रुपए 70 पैसे और 10 रुपए का सिक्का 5 रुपए 54 पैसे में बनता है। सभी सिक्के और 1 रुपए का नोट सरकार छापती है। 2 रुपए से लेके 500 रुपए तक सब आरबीआई छापता है। पहले 2000 का नोट भी आरबीआई छापता था, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया। ये बात आप इंडिया टुडे के सोर्स से भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के सोर्स से भी देख सकते हैं। टाइम्स एंटरटेनमेंट बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया की 29 नवंबर 2024 रात 11 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2024 के बीच महंगाई के कारण मुमकिन है कि इन सिक्कों को बनाने की कीमत में और ज्यादती हो गई। अब सवाल उठता है कि नोट छाप कर सरकार परेशानी दूर क्यों नहीं करती? कोई भी देश अपनी आर्थिक मुश्किलों को दूर करने के लिए उमूमन वर्ल्ड बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आईएमएफ जैसी संस्थाओं से कर्ज लेता है, जबकि उसके पास जितने चाहे नोट छापने की सहूलियत होती है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ज्यादा से ज्यादा नोट छापने की बजाय आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए उसकी कड़ी से कड़ी शर्तों को भी मान रहे हैं। इसकी वजह बड़ी साफ है। फर्ज कीजिए कि आप एक गांव में रह रहे हैं,
वहाँ सब्जी वाला आलू 20 रुपए और टमाटर 30 रुपए जैसी कम कीमतों पर सब्जी बेचता है। फिर सरकार गरीबी दूर करने के लिए वहाँ नोट छाप कर सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दे। अब सब्जी वाले के पास भी 1 करोड़ रुपए है। अब आप बताएं कि वो सब्जी वाला 20 रुपए किलो आलू और 30 रुपए किलो टमाटर क्यों बेचेगा। इस सूरत हाल में दो चीजें हो सकती हैं। पहली तो सब्जी वाला खुद सब्जी बेचना बंद कर खुद ठाठ से रहने की कोशिश करेगा। दूसरा, वह सब्जियों के दाम बढ़ा देगा ताकि उसे उसकी हैसियत के मुताबिक मुनाफा हो और वो दूसरों से आगे बढ़े। सब्जी वाला 20 रुपए किलो आलू को 2000 रुपए किलो आलू भी कर सकता है। इसी तरह दूध और किराना वाले भी अपने सामान का दाम बढ़ा देंगे और समस्या पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको एक और मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए कि कहीं 100 मकान है और हर मकान की कीमत 10 लाख रुपए है। अब उस शहर के लोगों के पास 10 लाख रुपए है तो सभी एक मकान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ज्यादा पैसे छापे और सबके पास 20 लाख रुपए हो जाए तो हर कोई मकान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मकान की संख्या तो सिर्फ 100 ही रहेगी। अब लोग 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहला नुकसान, अगर सरकार ज्यादा नोट छापने लगेगी तो अचानक से सबके पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे। ऐसे में लोगों की जरूरतें बढ़ जाएंगी लेकिन सप्लाई उतनी ही है। ऐसा होने पर महंगाई बाजार में 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। चीजें खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन्वेस्टोपीडिया में मौजूद इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। दूसरा नुकसान, रुपए की कीमत गिर जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए कमजोर हो जाएंगे। इसकी मिसाल आप जर्मन वाइमर गणराज्य से ले सकते हैं। वाइमर गणराज्य क्यों कहा जाता है, इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो बात आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक अमेरिकन डॉलर 4 जर्मन मार्क के बराबर था, लेकिन 1920 तक उस जर्मन मार्क की कीमत 16 गुना गिर गई। कुछ समय तक ये 39 मार्क पर डॉलर बनी रही। वाइमर सरकार के पास अर्थव्यवस्था को संभालने का मौका था, लेकिन उसने युद्ध के हर जाने का भुगतान करने के लिए और ज्यादा नोट छापे। जुलाई 1922 तक कीमत 700% बढ़ चुकी थी और हाइपर इन्फ्लेशन का दौर शुरू हो गया, जहां बहुत ज्यादा पैसा कम सामान के पीछे था। सरकार को लाखों और फिर अरबों मार्क के नोट छापने पड़े। नवंबर 1923 तक एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन मार्क हो गई। उस समय ये कहा जाता था कि एक ठेला भर के भी पैसा ले जाया जाए तब भी एक अखबार नहीं खरीदा जा सकता। एक जर्मन स्टूडेंट ने 5000 मार्क की एक कॉफी खरीदी और जब तक वो पहले कॉफी का कप खत्म करता तब तक दूसरे कप की कीमत 7000 मार्क हो चुकी थी। दुकानदार इतनी तेजी से बढ़ती हुई कीमत की वजह से अपनी दुकान में माल भर न पाया। किसान अपनी फसल को बेचना नहीं चाहते क्योंकि पैसे की कोई कीमत ही नहीं रह गई थी। खाने के लिए दंगे होने लगे और पेंशन पे जीने वाले लोग भूखे मरने लगे और लोग ग्रामीण इलाकों में जाकर खेतों को लूटने लगे। कानून और व्यवस्था खत्म हो गई। जर्मन में लोकतंत्र खत्म हो गया और साजिशों की कहानियां बनने लगी और कट्टरपंथी और राजनीतिक सोच आम हो गई। वाइमर की मुद्रा इतनी बेकार हो गई कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसको आप और अच्छे तरीके से जानने के लिए सिटको के सोर्स से भी देख सकते हैं, विकिपीडिया के सोर्स से भी देख सकते हैं, साथ ही इन 3 किताबों के हवाले से और गहराई से समझ सकते हैं। पहली किताब व्हेन मनी डाइज जिसे एडम फिगर्स ने लिखा है। दूसरी किताब द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस जिसे मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉनी मेंडल केनीस ने लिखा है। तीसरी किताब द वेनियर रिपब्लिक जिसे डेटलीव जेके प्यूकेटर ने लिखा है। साथ ही ये हाइपर इन्फ्लेशन इट कॉजेज एंड इफेक्ट्स विद एग्जांपल आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं जिसको 23 सोर्सों के जरिए लिखा गया है। दोस्तों, ये सोर्सेस हमें ये सिखाते हैं कि सही वक्त पर अगर अर्थव्यवस्था को नहीं संभाला गया तो उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। दोस्तों, कुछ बातें रह जाती हैं जैसे भारत में गरीबी और पैसे छापने का कनेक्शन, नोटबंदी और पैसे छापने का सबक, कैसे 2016 की नोटबंदी ने भारत में पैसे और अर्थव्यवस्था का असली सच बाहर रखा। क्या भारत में गरीबी दूर करने का कोई और तरीका है? इसका जवाब किसी और दिन दूंगा। अभी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई इसीलिए इसको यहीं रोकता हूँ। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको ऐसी और जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।